नमस्कार। कभी सोचा है कि अंग्रेजी के वाक्यों में फीलिंग, पॉसिबिलिटी या जरूरत जैसी बातें कैसे कहें? यही काम आते हैं मॉडल वर्ब्स। आज हम इन्हीं को समझने वाले हैं ताकि हमारी इंग्लिश और भी असरदार हो सके। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं। फिर शैल और विल के कंफ्यूजन को दूर करेंगे। इसके बाद सलाह देने के लिए शुड और वुड और जरूरी कामों के लिए मस्ट को देखेंगे। और हाँ, आखिर में एक बहुत जरूरी नियम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर ये मॉडल वर्ब्स हैं क्या और ये हमारे सेंटेंस में करते क्या हैं? तो देखिए, मॉडल वर्ब्स सिर्फ ये नहीं बताते कि काम हो रहा है, बल्कि ये बताते हैं कि काम किस मूड या इरादे से हो रहा है। मतलब, क्या कोई काम जरूरी है या बस एक सलाह है या शायद हो सकता है। यही सब बताने का काम मॉडल्स का है। इनकी सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इनके नियम। देखिए, इज, एम, आर जैसे वर्ब्स सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाते हैं, पर मॉडल्स ये नहीं बदलते। चाहे आई हो, ही हो या दे, कैन तो भाई कैन ही रहेगा। है ना आसान? और इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। चलिए अब आते हैं उन दो मॉडल्स पर जिनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, शैल और विल। ये सिर्फ भविष्य बताने के लिए नहीं है, इनका असली खेल तो सब्जेक्ट के बदलने से शुरू होता है। तो सबसे जरूरी बात को पकड़ते हैं। जब शैल का इस्तेमाल आई या वी के साथ होता है तो ये बस फ्यूचर की एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन जैसे ही ये यू, ही, शी या दे के साथ लगता है, इसका मतलब ही बदल जाता है। ये बन जाता है कोई वादा, कोई धमकी या एक पक्की चेतावनी। ये उदाहरण देखिए, बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। ये एक कानूनी चेतावनी जैसी है। यहां शैल का इस्तेमाल ये बता रहा है कि सजा मिलना पक्का है। ये कोई संभावना नहीं, एक तय बात है, एक तरह का आदेश। बिल्कुल वैसे ही इस एग्जाम्पल में शैल ये जाहिर कर रहा है कि काम कल तक हर हाल में पूरा हो जाएगा। ये सिर्फ फ्यूचर की बात नहीं है, इसमें एक तरह की मजबूरी या पक्का इरादा छुपा है कि ये तो होकर ही रहेगा। अब आते हैं विल पर, और मजे की बात यह है कि यह शैल से ठीक उल्टा काम करता है। जब विल का इस्तेमाल यू, ही, शी, दे के साथ होता है तो यह एक सामान्य भविष्य की बात है। लेकिन जैसे ही ये आई या वी के साथ आता है तो इसमें भी धमकी, वादा या पिक के इरादे वाला दम आ जाता है। ये वाला उदाहरण तो बहुत कॉमन है, पर इसका मतलब देखिए, आई के साथ विल लगते ही पूरा टोन बदल गया। ये कोई भविष्य की प्लानिंग नहीं, बल्कि एक तरह की धमकी या चेतावनी बन गई है। ये दिखाता है कि बोलने वाला अपने इरादे को लेकर कितना सीरियस है। अच्छा जी, अब बात करते हैं शुड और वुड की। इनका इस्तेमाल हम अक्सर सलाह देने, प्यार से कुछ पूछने या फिर ख्याली पुलाव पकाने, मतलब इमेजिनरी सिचुएशंस के बारे में बात करने के लिए करते हैं। शुड तो बहुत ही काम का मॉडल है। जैसा कि इस टेबल में हम देख सकते हैं, ये नैतिक जिम्मेदारी बताने के लिए भी है, सीधी साधी सलाह देने के लिए भी है, किसी बात की उम्मीद जताने के लिए या फिर एक हल्का फुल्का सा आदेश देने के लिए भी काम आता है। शुड का एक और बहुत ही जरूरी इस्तेमाल है शुड हैव। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम पास्ट की किसी ऐसी बात के बारे में बता रहे हों जो होनी तो चाहिए थी पर हुई नहीं। जैसे इस वाक्य में, मतलब उसे सुबह की बस से जाना चाहिए था पर वो गया नहीं, अफसोस जताने जैसा। अब जरा वुड की बात करते हैं। सोचिए, अगर कुछ ऐसा हो जो असल में हो नहीं सकता, तो उसके बारे में कैसे बात करेंगे? यहीं पर वुड हमारे काम आता है। ये हमें कल्पना की दुनिया में ले जाता है। ये वुड के इस्तेमाल का एक क्लासिक उदाहरण है। यहां बात एक ऐसी शर्त की हो रही है जो अभी तो सच नहीं है। अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए होते, ये एक कल्पना है और उस कल्पना का नतीजा बताने के लिए वुड का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन वुड सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने के लिए नहीं है। इसका इस्तेमाल हम बहुत विनम्रता से कोई रिक्वेस्ट करने, अपनी पसंद बताने, किसी बात का अंदाजा लगाने या फिर कोई गहरी इच्छा जताने के लिए भी करते हैं। ये हमारी भाषा को और भी सॉफ्ट और पोलाइट बना देता है। और हमारी लिस्ट में आखिरी मॉडल है मस्ट। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई काम बहुत ही जरूरी हो, जब कोई मजबूत आदेश देना हो या जब किसी बात के होने की संभावना लगभग 100% हो। तो मस्ट में काफी वजन होता है। यह सैनिकों के लिए एक सख्त आदेश भी हो सकता है और ट्रेन पकड़ने जैसी व्यक्तिगत जरूरत भी। और हाँ, मस्ट नॉट का मतलब है कि कोई काम बिल्कुल नहीं करना है, सख्त मनाही है।
ये मजबूत संभावना भी जताता है। जैसे कि कोई लेट हो गया तो हम अंदाजा लगाते हैं कि अरे वो जरूर रास्ता भटक गए होंगे। तो हमने सभी मेन मॉडल्स को समझ लिया है। अब आखिर में एक बहुत ही जरूरी नियम पर आते हैं। ये नियम अक्सर एग्जाम्स में और सही अंग्रेजी लिखने में बहुत काम आता है, तो इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। और ये है वो सबसे जरूरी नियम। जब हम पास्ट टेंस में बात करते हैं तो कुछ मॉडल्स बदल जाते हैं, जैसे विल का पास्ट वुड बन जाता है और कैन का पास्ट कुड। तो शुड, वुड, कुड और माइट का इस्तेमाल पास्ट सिचुएशंस को दिखाने के लिए हो सकता है, जैसा हमने शुड हैव गॉन वाले उदाहरण में देखा था। लेकिन शैल, विल, कैन और मे को हम सीधे सीधे पास्ट दिखाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। सही अंग्रेजी के लिए ये बात समझना बहुत जरूरी है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि मॉडल्स सिर्फ ग्रामर के नियम नहीं हैं। ये तो वो मसाले हैं जो हमारी भाषा में फीलिंग और गहराई डालते हैं। इनको सही से इस्तेमाल करने का मतलब है कि हम अपनी बात को और भी सटीक और असरदार तरीके से कह पा रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन मॉडल्स को बेहतर तरीके से समझने के बाद किसी के बात करने के अंदाज में क्या फर्क आएगा। इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार मिलेंगे। अलविदा।